बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वरफ़ाना लका ज़िक्रक सदक़ल्लाहुल अज़ीम। नादात हम जो आपकी महफिल में आ गए, नादात हम जो आपकी महफिल में आ गए, मेहमान बन के कूचे क़ातिल में आ गए। नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान अहमद अतर कुरैशी AQ ग्लोबल यूट्यूब चैनल पर जिसका प्रोग्राम का उन्वान होता है आपके सामने हाज़िर खिदमत। नाज़रीन, मैं मलेशिया कोलालमपुर से आपसे मुखातिब रहता हूँ। आप मेरे प्रोग्राम देखते भी हैं, उन्हें सराहते भी हैं। आज हम बात करेंगे दोस्तों की पहचान। नाज़रीन, जो शेर मैंने पढ़ा है, अगर उसकी तशरीह में जाएं, उसके ऊपर हम बात करें तो वो दूसरी तरफ बात चली जाती है। लेकिन बात हम करना चाहते हैं, दुनिया के अंदर इंसानियत सबसे बड़ी चीज़ अल्लाह तबारक व तआला ने अपने प्यारे महबूब सैयदुल मुरसलीन खातमुन नबीय्यीन मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को इंसानियत का दर्स देने के लिए, और जिसे कहते हैं ना कि ऐसा इंसान दुनिया के अंदर जो उनकी ज़ात थी, ऐसा इंसान ना कोई उतरा है ना कोई उतरेगा। यानी मोहसिन इंसानियत का लक़ब जिनके लिए था वो आक़ाए दो आलम थे। उनकी जो तालीमात हैं, जो कुछ हमें बताया गया, आज जुम्मतुल मुबारक का बरकतों वाला दिन है। आइए दुरूद शरीफ भी पढ़ लें आगे बढ़ने से पहले। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। तो आज हम यहाँ आए, मस्जिद में हमने नमाज जुम्मा अदा करी, और नमाज जुम्मा अदा करने के बाद शुरू होने से पहले मुझे एक ऐसा इत्तेफाक हुआ कि बहुत ही हमारे दरीना साथी जो मलेशिया कोलालमपुर में दर्स और तदरीस के हवाले से, दर्स और तदरीस के हवाले से हमने यहाँ बुनियाद डाली थी 2012 में, और उसके मरकज़ बना उस दर्स और तदरीस का मेरा ऑफिस। क्योंकि बड़ा ऑफिस था, ये लोग भी आते थे, वक्त से पहले पहुँचते थे, कुर्सियाँ वगैरह साइड करना, तमाम चीज़ों को इकट्ठा करना। उसके बाद जनाब अली मुफ्ती मोहम्मद अब्बास कादरी साहब जो हुआ करते थे, वो दर्स देते थे, और एक छोटा सा टॉपिक लेके उस पर लोगों को बयान देना, उस बयान के बाद सवाल जवाब का सिलसिला शुरू होता था। मैं इसलिए ये सारी बात कर रहा हूँ कि मेरा टॉपिक तो कुछ और लेकर आया था आज आपसे बात करने के लिए, लेकिन मुझे जो मस्जिद में मैंने नमाज़ पढ़ी, जो मुझे इत्तेफाक हुआ, वो मैं आपसे आज शेयर करना चाहता हूँ। ये होती है अपनों की बातें, अपने लोग, बहुत अच्छे दोस्त, बहुत अच्छे साथी। हमने ये सिलसिला दर्स तदरीस का चलाया, 2 साल तक चला। तादाद 12-15 से शुरू होकर 70-80 तक पहुँच गई। माना हर महीने के अंग्रेजी तारीख के हिसाब से पहले इतवार को दर्स होता था, और बड़े लोगों ने इस्तिफादा हासिल किया। उसके बाद मुफ्ती साहब यहाँ से चले गए, दर्स का सिलसिला टूट गया। फिर हमें एक सुराव मिल गई, सुराव का सिलसिला शुरू हुआ। सुराव में पहले माहाना, फिर 15 रोज़ा, उसके बाद ये हमारा सिलसिला दीन की तबलीग का, अशात का, वहाँ पर हफ्तेवार शुरू हो गया। उस पर हमारे साथ बड़े लोगों ने ताउन किया। यानी ताउन इस लिहाज से सिर्फ कि वो आते थे वहाँ पर, वो बड़े बड़े उलमा पाकिस्तान से जो भी आए, इंडिया से जो भी आए, वो सुरा और राशिदीन के अंदर आके वहाँ दर्स दिया करते थे। ये साथी भी हुआ करते थे। इनका आना फिर कम हो गया, लेकिन आगे बढ़ते चले गए। मैं नाम नहीं लेता हूँ, बहुत सारे लोग हैं। आज जब मेरी उनसे मुलाकात हुई, सरसरी सी मुलाकात जिसे कहते हैं ना, वो अगली सब में थे। मैं नमाज में गया, पीछे से किया, हलो आए, सलाम दुआ हुई, नमाज जुम्मे की अदा करी, नमाज ख़त्म हो गई। अब मैं चारों तरफ देख रहा हूँ कि वो मेरे साथी जिन्होंने दीन की तबलीग का आगाज़ में बुनियाद डालने में अहम किरदार अदा किया था, वो यकीनन मेरे इंतज़ार में खड़े होंगे और देख रहे होंगे कि मैं कहाँ हूँ, कितने दिन बाद मिला हूँ, कैसे मुलाकात होगी। लेकिन ये कहते हैं कि जब आदमी के थोड़े से हालात बेहतर हो जाते हैं, वो ऊपर चला जाता है, तो कुछ लोगों को भूल जाता है। नाज़रीन, ये मेरे आका सैयदुल मुरसलीन का दर्स नहीं है, ये मेरे आका और उनके सहाबा का शेवा नहीं है। उन्होंने तो बिलाल हबशी को भी सीने से लगाया, और जो मुकाम और मर्तबा अता फरमाया वो आप सब लोग जानते हैं। और अंसार जब हिजरत करके मक्के से लोग मदीना तशरीफ आए, तो अंसार ने अपने न सिर्फ कारोबार में शराकत दारी दी, अपने घर के अंदर शराकत दारी की। यहाँ तक, इस हद तक वो गए कि जिसके निकाह में 2 ज़ौजा थी, उन्होंने एक को तलाक दे के अपने दूसरे दोस्त के लिए जनाब अली वहाँ पर उनको जगह दिलवाई। तो ये होता है असल में हमारा दीन, ये हमारा मज़हब है, ये हमारी शनाख्त है, ये हमारी पहचान है। आज के माशरे में क्या हो रहा है, हम कहाँ खड़े हैं? अगर हम इसको देखें, इन तमाम बातों को, इस पर हम गौर करें, और हम अगर जाएं अपने मुल्क के वतन पाकिस्तान के अंदर,
دیکھیں ملیشیا کے اندر میں اتنے عرصے سے ہوں، تقریباً 12 سال 13 سال ہو گئے، 14 سال ملیشیا کے اندر بھی میں نے بہت سارے چڑھاؤ اور اتار دیکھے ہیں، بہت سارے دوستوں سے ملا ہوں، لوگوں سے ملا ہوں۔ ملیشین قوم، ملیشین کلچر جو ہے، ہم جس کو بظاہر باہر سے ہمیں ننگا نظر آتا ہے، صحیح ہے، کہتے ہیں یورپین طرز کے اندر ہے، لیکن اندرونی طور پر اگر آپ ان کو دیکھتے ہیں تو ان میں اخلاص بھی ہے، محبت بھی ہے، دوستی بھی ہے، بھائی چارگی بھی ہے، اپنائیت بھی ہے۔ ہاں وہ علیحدہ بات ہے کہ ہم اس سے مکس نہیں ہو سکتے، ہمارے حالات دوسرے ہیں، ہمارے معاملات دوسرے ہیں، لیکن جو لوگ پاکستانی ہیں ان کا اپنا ایک کلچر ہے ہمارا۔ ایسے ایسے بھی دوست ہیں ہمارے جسے دوست کہا جاتا ہے نا، جس کی پہچان وہ یہ ہوتی ہے کہ اس کے اندر امیری اور غریبی کا فرق نہیں ہوتا، اس میں مرتبے کا فرق نہیں ہوتا، اس میں جناب علی حیثیت کو نہیں کاؤنٹ کیا جاتا۔ یہاں سب کچھ جو ہو رہا ہے وہ مرتبہ اور حیثیت سے کاؤنٹ کیا جا رہا ہے، اور ہمارے ملک کے اندر جو اس وقت طوفان بدتمیزی مچا ہوا ہے، اصل میں قومیں بنتی ہیں فرد سے، معاشرہ بنتا ہے فرد سے۔ اگر فرد صحیح ہے، اگر میں خود صحیح ہوں، میری ذات صحیح ہے، تو وہ معاشرے کو میں خود صحیح کرتا چلا جاؤں گا۔ ہمارے ایک بزرگ فرماتے تھے پانی جو اوپر سے گرتا ہے نا وہی بڑا اہم ہوتا ہے۔ اگر وہ پانی گدلا ہے، گندا ہے، تو ساری چیزوں کو گندا کرتا چلا جائے گا۔ اگر وہ پانی صاف، شفاف اور ستھرا ہے، یعنی کلین ہے، پاک ہے، تو جو بھی بیل کچیل آپ کے اندر ہے، چیزوں کے اندر ہے، جو اس پانی کے اندر آ رہی ہیں، ان کو دھوتا چلا جائے گا، صاف کرتا چلا جائے گا۔ پھر بات آتی ہے لیڈر کی جناب۔ لیڈر جو ہے دنیا کے اندر ایک واحد لیڈر، وہ آقا دو عالم سید المرسلین گزرے ہیں جو معصوم تھے، اور آپ دیکھ لیں 1400 سال گزرنے کے باوجود ان کے چاہنے والوں میں بھی اضافہ ہو رہا ہے، ان کی امت میں تو اضافہ ہو رہا ہے، ان کے چاہنے والوں اور ان پر بغیر دیکھے ایمان لانے والوں میں بھی اضافہ ہو رہا ہے، ان پر بغیر دیکھے اپنی جانیں قربان کرنے والوں پر بھی اضافہ ہو رہا ہے۔ اسے کہتے ہیں لیڈر۔ یہ ہوتا ہے ویژن، یہ ہوتی ہے جناب ایک شخصیت، یہ ہوتی ہے ایک بلند پایا مرتبہ رکھنے والا انسان، جس کو اللہ تبارک والا کہتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، جس کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بلند کیا، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، یعنی کہ اللہ بھی ان پر درود بھیج رہا ہے اور فرشتوں کو بھی حکم فرما رہا ہے، اور ہم بنی نوع انسان کو بھی بھیج رہا ہے، اور ہمیں یہ حکم دے رہا ہے کہ ہم ان کی تعلیمات پر عمل پیرا ہوں۔ اگر ہم ان کی تعلیمات پر عمل پیرا ہوں تو ہمارے ملک کے اندر جو موجودہ صورتحال ہے اس میں جو لیڈر ہیں جو اپنے آپ کو بڑے بڑے لوگوں سے تشبیہ دے رہے ہیں، تو میں ان سے گزارش کروں گا کہ پہلے اپنے آپ کو پیش کرے عوام کے سامنے، اپنا حلیہ بنائے ویسا، اپنا طریقہ کار بنائے ویسا، اور جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں وہی اپنے چاہنے والوں کے لیے پسند کرے۔ یہ نہ ہو کہ آپ تو ایسی کنٹینر میں بیٹھے ہوئے ہو، آپ کو مرغ مسلم میں کھلائے جا رہے ہو، اور آپ کے ساتھی سردی میں ٹھٹر رہے ہو، دھوپ میں ٹھٹر رہے ہو، پیدل چل رہے ہو۔ وہ تھے آقا دو عالم سید المرسلین جو اپنے پیٹ سے پتھر باندھتے تھے، جن کے لیے رب کائنات نے یہ کائنات بنائی، جو رب کی عطا سے دینے والے بھی ہیں، رب کی عطا سے حاضر بھی ہیں، رب کی عطا سے ناظر بھی ہیں۔ یہ جو ان کے چاہنے والے ہیں وہ ان کی طرح سے چلتے ہیں۔ دیکھیے ابھی تک پاکستان کی ہسٹری کے اندر، پاکستان بننے کے بعد چند لوگ ایسے نظر آئے ہیں جس میں ایک نام اگر میں نہیں لوں گا تو وہ جو ہے میرے لیے ایک حسیمت کی بات ہوگی، جس کو میں نے قریب سے دیکھا بھی ہے، پرکھا بھی ہے، جانا بھی ہے۔ چند نام ہیں، اس میں سب سے بڑا نام سید احمد کاظمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اس کے بعد اس میں ایک اور بڑا نام، اس کو میں کہتا ہوں قائد امام انقلاب حافظ القاری اشاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ علیہ۔ ایک اور میں نے جسے کہتے ہیں گوشہ نشین رہنے والے استاد العلماء مولانا محمد حسن حقانی صاحب کو دیکھا کہ زمین پہ بیٹھتے تھے، فرش پہ بغیر دری کے، جن کے طلباء آج، جن کے شاگرد آج بڑے بڑے درجات پر پہنچے ہوئے ہیں، بڑے بڑے مفتی بنے ہوئے ہیں، لینڈ کروزروں میں گھومتے ہیں، وہ سادہ فرش پر بغیر دری بچھائے بیٹھ کر درس دیا کرتے تھے اور دینی تعلیمات جو ہے وہ دیا کرتے تھے، فقہ پڑھاتے تھے، حدیث پڑھاتے تھے۔ مفتی اعظم ہند، مفتی اعظم آگرہ کے صاحبزادے تھے علامہ محمد حسن حقانی صاحب، تو ایسے لوگ تھے۔ آج ہم یہ اٹھا کے دیکھتے ہیں
चाहे वो कितना ही करीबी दोस्त क्यों ना हो, अगर आपकी हैसियत है, आपका बुलंद मर्तबा है, आपके पास गाड़ी है, आपके पास पैसा है, तो हर एरा गैरा नत्थू खेरा आपका दोस्त है। अगर आप किसी भी वजह से थोड़े से बदहाली का शिकार हो गए तो आपके दोस्त अपने करीबी रिश्ते, खून के रिश्ते, वो भी मुंह फेर लेते हैं। तो हमें सबसे पहले माशरा बनाना है। माशरे को बनाने के लिए इकनॉमिक्स का दर्स ये है कि माशरा बनता है, फ़र्द से बनता है। अगर फ़र्द दुरुस्त होगा तो माशरा भी दुरुस्त होगा। और कौम बनती है फ़र्द से बनती है, अफरादी क़ुव्वत से बनती है। फ़र्द को अगर दुरुस्त कर दिया तो पूरी कौम दुरुस्त हो जाएगी। तो आइए आज हम ये फितने परस्ती के दौर के अंदर, ये एक दूसरे को गालम गलोच करने के दौर के अंदर, एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी करने के दौर के अंदर, आइए मोहब्बत का पैगाम लेके चले। हम किसी को ना गाली देंगे, ना कोई गाली हमारी तरफ लोड कराएगी। अगर किसी ने गलती की है तो उसको प्यार से समझाने की बात करेंगे। अगर कोई लीडर चोर, डाकू, लुटेरा है तो चाहे वो किसी भी सियासी या मजहबी जमात से रखता हो, उससे हम कतई ताल्लुक़ करेंगे। हम गाली देना तर्क कर दें, हम कतई ताल्लुक़ सिर्फ कर लें तो उसको पता चल जाएगा कि वो कितना बड़ा लीडर है, कितना बड़ा चोर है, कितना बड़ा डाकू है। नाज़रीन, बात आगे बढ़ती चली जा रही है। हम बात कर रहे थे कि जो कुछ हमारे मुल्क के अंदर हो रहा है उसको किस तरह से कंट्रोल किया जाए। तो हम ये कहते हैं कि आइए हम अपने आप को दुरुस्त करें। जब हम अपने आप को दुरुस्त कर लेंगे, हमारी इकनॉमी भी दुरुस्त हो जाएगी। और सबसे ज़्यादा अहम बात की ज़रूरत इस वक्त ये है, मेरे पाकिस्तानियों के लिए ख़ास तौर से पैगाम है, अगर अपने पाकिस्तान को इकनॉमिकली आपने स्टेबल करना है तो आप इम्पोर्टेड जिस तरह से आप ऐलान कर रहे हैं ना, इम्पोर्टेड हुकूमत ना मंजूर। बात सियासी हो रही है लेकिन कहना पड़ रहा है, मजबूरी है कि इम्पोर्टेड हुकूमत आपको ना मंजूर है। इम्पोर्टेड हुकूमत के अंदर आप ये बताइए, इस वक्त जो मौजूदा हुकूमत है इसमें कितने लोग दोहरी शोरियत रखते हैं, कितने लोगों के पास अमेरिका, यूरोप और बरतानिया के जो रेजिडेंस वीज़े हैं। और जो पिछली हुकूमत गुजरी थी उनके अंदर जितने लोग थे वो कहाँ से आए थे और उनके पास कितनों के पास दोहरी शोरियत थी, कितने लौट गए, कितने अभी मौजूद हैं। जब आप इम्पोर्टेड हुकूमत ना मंजूर करते हैं तो आप कहते हैं, मैं आपसे गुजारिश करूँगा, इम्पोर्टेड हुकूमत ना मंजूर, इम्पोर्टेड अशिया ना मंजूर, इम्पोर्टेड अशिया ना मंजूर। आप बैरूनी मुल्क से आने वाली तमाम वो अशिया जो आप खा रहे हैं, जो आप पी रहे हैं, जो आप पहन रहे हैं, जो आप ओढ़ रहे हैं, जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं, उसका बाइकाट कर दें, आपके मुल्क की मईशत मजबूत हो जाएगी। इम्पोर्टेड हुकूमत ना मंजूर, इम्पोर्टेड अशिया ना मंजूर। हम सेल्फ क्रिएटिव बने, अपनी तमाम ज़रूरत की चीज़ें हमारे मुल्क अल्लाह तबारक व तआला ने जो हमें दिया है वो ऐसी जगह पर दिया है, उसके अंदर ऐसी मदनियात मौजूद हैं, ऐसी चीज़ें मौजूद हैं कि हम हर चीज़, जब हम एटम बना सकते हैं, एटम बम बना सकते हैं, जब हम सुपरसोनिक मिसाइल बना सकते हैं, जब हम सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट बना सकते हैं, तो फिर क्या चीज़ रह जाती है हमारे मुल्क के अंदर जो हम नहीं बना सकते। मैं आपको, डॉक्टर कदीर साहब गुजर गए, वो भी आपको प्रोग्राम देते रहे, मैं आपको प्रोग्राम देने के लिए तैयार हूँ। हम एक इंतहाई मामूली सी इन्वेस्टमेंट से, मैंने 2008 की बात बता रहा हूँ आपको, मैंने जो कश्मीर का दौरा किया था, 8 मुकाम तक गया था, वहाँ पर देखा एक शख्स ने ज़ाती तौर पर अपने सिर्फ 10 लाख, 2008 की बात बता रहा हूँ, 10 लाख रुपए की लागत से एक छोटा सा अपना पावर स्टेशन बनाया जिससे वो 160 घरों को बिजली दे रहा था। ज़ाती इन्वेस्टमेंट से, अपनी ज़ाती ज़मीन पर, जो ज़मीन पे से जो वो बह रहा था उसका पानी का जिसे कहते हैं रिवर, उस पर उसने एक छोटा सा डैम बनाया। तो हमारी हुकूमत क्या नहीं कर सकती, बजाय लोगों को खैरात देने के, उनको खाने खिलाने के, मेरी तमाम उन लोगों से जो रोज़ाना लाखों लोगों को, हज़ारों लोगों को खाना खिला रहे हैं, खाना भी खिलाइए, लेकिन इसके साथ साथ छोटे छोटे ग्रुप बनाकर उनको बिजनेस कराइए और इंपोर्ट, जो चीज़ें इंपोर्ट की जाती हैं वो बनवाइए, ताकि दुनिया भर के अंदर हमारा मटेरियल जाए, हमें ज़र मुबादला आए, बजाय इसके कि हम चीज़ें बाहर से मंगाएं, हम चीज़ें बाहर भेजें, हमारी मईशत मजबूत हो जाएगी। पाकिस्तानी कौम वो कौम है कि जिसके लिए अल्लामा इकबाल ने कहा है, ज़रा नम हो तो ये मट्टी बड़ी ज़रख़ेज़ साक़ी, नहीं तेरा नशेमन कश्त सुल्तानी के गुंबद पर तो शाहीने बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर। हमने चट्टानें सर कर ली, पहाड़ सर कर लिए, ज़मीन आसमान सर कर लिए, लेकिन अगर हम कुछ नहीं कर सके तो अपनी कौम के लिए कोई अच्छी
لیڈرشپ نہیں بنا سکے، اور اب کوئی اچھا لیڈر ہمیں آ کے قوم کو، پاکستانی قوم کو قوم نہیں بنا سکا، یہ ابھی تک بھیڑ ہے۔ 70 سالوں کے اندر ہم اس کو بھیڑ بناتے رہے، آئیے عہد کریں اب ہم اس کو قوم بنائیں گے، اور ہم جب ایک قوم بن جائیں گے تو انشاءاللہ کامیابیاں کامرانیاں ہمارا مقدر بنیں گی، اور پاکستان 2030 کے اندر دنیا چاہتی ہے تباہ و برباد ہو جائے 2030 سے پہلے۔ پاکستان دنیا 2030 کے اندر، نوٹ کر لیجئے میری بات، آج 2030 تک انشاءاللہ تعالیٰ اسلامک دنیا کی سپر پاور تو آج بھی ہے، پوری دنیا کے اندر جو ہے وہ ایک سپر پاور بن کے اوپر ابھرے گا۔ بہت شکریہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان زندہ باد۔ آج کا پیغام، آج کا پروگرام دوستوں کے نام۔